हेलो नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? चलिए फिर शुरू करते हैं 5 अगस्त 2025 के करंट अफेयर। तो सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा मिथुन। मतलब ये क्यों न्यूज़ में, क्योंकि दोस्तों मतलब जो वहाँ के साइंटिस्ट हैं ना, नॉर्थ ईस्ट के साइंटिस्ट हैं, उनके फार्मर्स हैं, वो कह रहे हैं कि मतलब ये जो मिथुन है ना, इसको मतलब ये लाइव स्टॉक मिशन के अंडर में ले लें। ठीक है, इससे क्या इसको प्रोटेक्शन थोड़ी सी इसकी इनहेंस हो जाएगी, है ना, क्योंकि ये अभी धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन घट रही है ना। तो हम लोग जान लेते हैं मिथुन है कौन। अगर देखेंगे ध्यान से दोस्तों तो ये है मिथुन। देखिए दोस्तों, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना ऑक्स, यही है मिथुन। ठीक है, इसको गयाल भी कहा जाता है दोस्तों। ये एक सेमी डोमेस्टिकेटेड एनिमल है। सेमी डोमेस्टिकेटेड एनिमल मतलब अभी पूरी तरह से मतलब इसको मतलब लोगों ने मतलब पाला नहीं है, अभी भी जंगली है कुछ है। ठीक है, ये एक स्मॉलर वर्जन है किसका, इंडियन बेसोन का। बिसोन जो गौर कहते हैं ना, अब इंडियन बेसोन कैसे दिखता है दोस्तों, दो तो ये देखिए दोस्तों, ये है इंडियन बेसोन। देख रहे हैं कितना तगड़ा भैंसा है ना। यही है इंडियन बिसोन। इसी की तरह ही दिखता है, इसी का थोड़ा सा मतलब स्मॉलर दिखता है। ठीक है, इसको लोकली कहा जाता है कैटल ऑफ द माउंटेन, क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में पहाड़ी इलाकों में ज्यादा दिखता है इसलिए। ठीक है, मोस्टली फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया और स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, और ये स्टेट एनिमल है दो स्टेट का, एक है अरुणाचल प्रदेश और एक है नागालैंड। ठीक, इसका साइंटिफिक नेम है दोस्तों बॉस फ्रंटालिस। ठीक, उसके बाद अगर देखेंगे ये जो आपका मतलब ये मिथुन है, इसको और एक और है हिमालयन याक। मिथुन और हिमालयन याक को फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एज ए रिकॉग्नाइज कर दिया फूड एनिमल। अब फूड एनिमल उसको कहा जाता है जिसका मतलब खाने में यूज़ किया जाता है, मतलब उसका पालन पोषण किया जाता है बड़ा करके, मतलब उसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, उसमें ये रिकॉग्नाइज कर दिया गया इसको। ठीक है, और इसका जैसे कि सोलोंग फेस्टिवल जो है ना, इसको आदि ट्राइब्स हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की, वो मनाते हैं। क्यों? इन्होंने इसको मनाया है जो मिथुन के अराइवल को, मतलब मिथुन का जो पृथ्वी पर अराइवल हुआ है उसको मतलब सेलिब्रेट करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है सोलोंग फेस्टिवल। किसके द्वारा? आदि ट्राइब्स के द्वारा। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, अगर ये आयुसीएन रेड लिस्ट देखेंगे तो इसमें इसकी जो मतलब स्टेटस है वो है वल्नरेबल, और साइट्स में देखेंगे तो अपेंडिक्स 1 है। ठीक है अभी हमने इसमें बात किया था FSSAI के बारे में, फूड्स। अभी हमने इसकी बात की थी ना, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी है तो किसी एक्ट के थ्रू बना होगा, तो वो एक्ट है दोस्तों फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। मतलब नेशनल लेवल पे फूड से रिलेटेड जितने भी क्वालिटी, क्वांटिटी, स्टैंडर्ड सारी चीज़ें यही डिफाइन करता है और उनको मतलब रेगुलेट भी यही करता है। ठीक है, उसके बाद सेकंड न्यूज़ और सेकंड करंट अफेयर है दोस्तों पुतिन। पुतिन साहब अभी हाल फिलहाल में न्यूज़ में है। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या कहा है कि उनकी जो मतलब रशिया की ओरेशनिक हाइपरसोनिक मिसाइल है वो अब ऑपरेशनल है और डिप्लॉय हो रही है बेलारूस की तरफ। ठीक है, अब हम लोग को इसमें जानने वाली बात क्या है एग्जामिनेशन पर्पज से, कि ये ओरेशनिक मिसाइल है क्या दोस्तों। ओरेशनिक मिसाइल जो है रशिया की नई हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। हाइपरसोनिक मिसाइल होती है जिनकी 5 मतलब मैक 5 से भी ज़्यादा स्पीड होती है। ठीक है, इसका नाम रखा गया है हेजल ट्री पे, मतलब ये रशिया में मिलता है हेजल ट्री। मतलब आप समझ लीजिए ओरिस्निक को ही मतलब रशियन लैंग्वेज में हेजल कहा जाता है। ठीक है, इट यूज्ड इन 2000 मतलब 2024 में रशियन यूक्रेन के दौरान यूज किया गया था, एक टेस्ट फायर किया गया था इसको। ठीक है, और हाइपरसोनिक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। अब इसकी रेंज आप देख रहे हैं 5000 किलोमीटर है इसकी रेंज, और स्पीड अप टू मतलब कितना है, मैक 10 है। ठीक, और ये MIRV है। MIRV मतलब क्या हुआ दोस्तों ना, MIRV का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। अब अगर आप इस फोटो को अगर देखेंगे, जैसे कि ये वाला जो मिसाइल है, ठीक है, और इंस्निक बैलिस्टिक मिसाइल, ये जैसे दागने के बाद क्या, ये पार्ट वाइज टूटेगा, और लास्ट में जो इसके वॉर हेड, ये वॉर हेड दोस्तों न्यूक्लियर भी हो सकता है, उसके बाद कन्वेंशनल भी होता है। ये वॉर हेड अलग अलग डायरेक्शन में जाके गिरेंगे, ढम 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 ढम। ठीक है ना, और इसीलिए इसको कहा जाता है कि MIRV है। ठीक है, और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपने मतलब यहाँ से लॉन्च किया रॉकेट, और अगर ये बैलिस्टिक मिसाइल है, ये टारगेट है, तो ये जाएगा पहले एटमॉस्फेयर के बाहर जाएगा और स्पीड बढ़ा के ये सीधा आएगा इस टारगेट को अचीव करेगा ढम से। ठीक है, और इसमें क्या है दोस्तों ना, ये जब आता है तो ठीक है, इसको डिटेक्ट करना तो आसान होता है, पर इसको मतलब आप इंटरसेप्ट करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्रूज मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या आता है, यहाँ से थोड़ा सा उठेगा, उसके बाद सीधा जाके टारगेट लगेगा। इसका क्या है ना दोस्तों, इसको मतलब डिटेक्ट करना मुश्किल है पर इंटरसेप्ट करना आसान होता है, किसको, क्रूज मिसाइल को। ठीक, तो ये है न्यूक्लियर कन्वेंशनल वॉरहेड है, और इसको हार्ड टू डिटेक्ट और स्टॉप है क्योंकि इसका मिड एयर में भी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। अगर मिड एयर में अगर मान लीजिए इंटरसेप्ट करने के लिए कोई दुश्मन रॉकेट भेजेगा तो वो उसी डायरेक्शन में आ रहा है उसको करने के लिए, और पता चला बीच में आपने डायरेक्शन ही चेंज कर दिया, तब कैसे इंटरसेप्ट कर पाएगा, है ना।
उसके बाद थर्ड न्यूज और थर्ड करंट अफेयर क्या है दोस्तों, आईएनएस सतपुरा। ये एक्चुअली अभी हाल फिलहाल में न्यूज में क्यों है, क्योंकि ये सिंगापुर गया है बायलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज करने के लिए इंडिया की तरफ से, ठीक है। तो आईएनएस सतपुरा क्या है दोस्तों, ये मतलब आप समझ लीजिए जो हम लोगों ने अभी हाल फिलहाल में 17A प्रोजेक्ट की बात की थी ना, वो किसका मतलब फॉलोअप है, वो प्रोजेक्ट 17 का है। तो यही प्रोजेक्ट 17 का सेकंड शिप है, ठीक है। शिवालिक क्लास मैंने बताया था ना, शिवालिक क्लास का जो स्टील्थ फ्रिगेट बनाने की बात हुई थी इसमें प्रोजेक्ट 17A में, उसी का है ये शिवालिक क्लास का आईएनएस सतपुरा जहाज है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ शिवालिक क्लास है और ये स्टील्थ फ्रिगेट है, मतलब लड़ाकू जहाज। स्टील्थ मतलब होता है जो रडार के भी मतलब जो जिसको रडार भी ना पकड़ पाए, वही है स्टील्थ टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसका नाम सतपुरा रेंज में ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता चल रहा है दोस्तों। ये स्टील्थ है, रडार के उसमें नहीं आएगा, कैप्चर मल्टी रोल वारशिप है, मतलब एयर में भी फायर कर सकते हैं इसे, सब मतलब सब ये वाटर के अंदर, मतलब वाटर के अंदर कोई सबमरीन है उसको भी कर सकते हैं, वाटर में भी कर सकते हैं इसे, मतलब यूज, ठीक है। इसको बनाया किसने था दोस्तों, मझगांव डॉक्स लिमिटेड मुंबई ने बनाया था, और ये कमीशन हुआ था 2011 अगस्त में, ठीक है। थोड़ा सा दोस्तों ये आईएनएस सतपुरा आप देख लीजिए, ये है आईएनएस सतपुरा, देखें आप, यही है ना। उसके बाद आप दोस्तों ये देखिए, ये है रेड पांडा, इसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। कितना प्यारा सा दिखता है ना, ये बिल्ली का साइज का ही होता है दोस्तों, बस इसकी थोड़ी सी पूंछ बड़ी होती है ना, ये वाली जो इसकी पूंछ है ना, यही थोड़ी सी बड़ी होती है बिल्ली के मुकाबले, बस। अब ये फोर्थ न्यूज और फोर्थ करंट अफेयर क्या है कि 7 साल बाद दोस्तों रेड पांडा के जो बच्चे ने जन्म लिया है, कहाँ पे, सिक्किम के जू में, ठीक है। और कहाँ पे मोस्टली, वो हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है गैंगटॉक में, वहां पे दोस्तों, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना कि हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहाँ पे है दोस्तों, तो सिक्किम के गैंगटॉक में, ठीक है। अब रेड पांडा के बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए दोस्तों। रेड पांडा है क्या दोस्तों, ये मतलब आप समझ लीजिए एक हर्बीवोर है, मोस्टली हर्बीवोर है, सिकली उकली भी खाता है, ठीक है। आर्बोरियल है, मतलब पेड़ पे रहने वाला है, ठीक है। सोलिटरी है, मतलब एकांत में ज्यादा रहते हैं, और मतलब शर्मीले टाइप के होते हैं, मतलब बचते रहते हैं लोगों से, ठीक है। इनको लेसर पांडा भी कहा जाता है दोस्तों, फायर फॉक्स भी कहा जाता है, और रेड कैट बियर भी कहा जाता है, ठीक है। इनकी साइज वही मैं तुम्हें बताया कि जो घर की बिल्लियां होती है उसी के बराबर होती है, बस इनकी थोड़ी सी जो पूंछ है वो लंबी होती है, ठीक है। ये दो स्पीसीज है, एक हिमालयन रेड पांडा और एक ये चाइनीज रेड पांडा, ठीक है। ये दोस्तों रीजन वाइज है, मतलब रीजन के उस तरफ में जो हो गए, मतलब वो चाइना की तरफ में वो हिमालयन रेड पांडा हो गए, और इस तरफ वाले जो हो गए, तिब्बत की इस तरफ वाले जो हो गए, मतलब वो हो गए, मतलब वो हिमालयन रेड पांडा हो गए, और उस तरफ जो हो गए मतलब चाइना की तरफ में वो चाइनीज रेड पांडा हो गया, ठीक है। चाइनीज रेड पांडा जो हो गए वो साउथ ईस्ट तिब्बत में मिलते हैं, यूनान प्रोविंस ऑफ चाइना में मिलते हैं, और नॉर्दर्न म्यांमार, मतलब आप थोड़ा सा उस तरफ देख लीजिए, है ना। और उसके बाद ये जो है हिमालयन की नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिल जाते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, साउदर्न तिब्बत हो गया। ये दोस्तों एक इंडिकेटर एनिमल है या इंडिकेटर स्पीसीज है। इंडिकेटर स्पीसीज मतलब क्या है, मतलब वो स्पीसीज जो इन्वायरमेंट को इंडिकेट करते हैं कि वो अभी हेल्दी है कि नहीं है। अगर मान लो वो आ रही है तो इसका मतलब है कि इन्वायरमेंट हेल्दी होने लगा है, अगर वो जा रही है तो इसका मतलब इन्वायरमेंट अनहेल्दी हो गया है, ठीक है ना। यही सब चीजें ये शो करते हैं, तो इसीलिए रेड पांडा एक इंडिकेटर भी स्पीसीज है, ठीक है। अगर इसका स्टेटस देखेंगे दोस्तों तो आईयूसीएन में इसका स्टेटस इंडेंजर्ड है, साइट्स में इसका अपेंडिक्स 1 है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा है, मतलब बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्शन दिया गया इसको, ठीक है। और उसके बाद इंडेंजर्ड आप समझ रहे हैं कितनी मतलब जनसंख्या घट रही है इसकी, ठीक है। उसको इंडिकेटर स्पीसीज वही मैंने बताया, सोर्स हाउ हेल्दी और अनहेल्दी इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट कितना हेल्दी और अनहेल्दी है ये बताता है क्या, इंडिकेटर स्पीसीज का होना उस जगह पे, ठीक है। उसके बाद आता है फिफ्थ न्यूज और फिफ्थ करंट अफेयर। एक्चुअली क्या है दोस्तों ना, IBRI ये है दोस्तों, क्या है ना, इसने क्या है ना कि मतलब जो रामसर कन्वेंशन हुआ था, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो होता है ना 15, उसी के साइड लाइन में ही IBRI ने अपना लॉन्च किया है 2025 से 30 का प्लान। इसीलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि रामसर से रिलेटेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है दोस्तों, IBRI का पार्ट इंडिया नहीं है। इसका फुल फॉर्म भले ही आ रहा है इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव, सॉरी दोस्तों, इंडो बर्मा रामसर रीजनल इनिशिएटिव, पर इसमें इंडिया नहीं है इसका पार्ट, ठीक है। ये एक रीजनल कॉर्पोरेशन, मतलब कुछ कंट्रीज ने आपस में मिलकर रीजनली, ठीक है, इसको इनिशिएट किया है। किसके लिए, वही ऑब्वियस सी बात है, जब रामसर नाम आ गया है तो मतलब किसको, तो प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर वेटलैंड्स इन साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। इसमें मेंबर कौन है दोस्तों, कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, उसके बाद थाईलैंड है, वियतनाम है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों इसका सेक्रेटेरिएट। इसका सेक्रेटेरिएट जो है बैंकॉक में है, वो भी किसके द्वारा होस्टेड बाय है, IUCN एशिया ऑफिस के द्वारा, ठीक है। और ये सपोर्टेड बाय है IUCN ब्रिज प्रोजेक्ट। ब्रिज प्रोजेक्ट दोस्तों वही है जो मतलब जो ट्रांस बाउंड्री जो होती है ना, जो रिवर्स होती है, मतलब आप समझ लीजिए कैसे बताऊं, जैसे कोई रिवर है जो दो कंट्रीज में पार्ट कर रही हो, मतलब डिवाइडेड हो, है ना, तो उसके उसी के कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए इसको लाया गया है, ठीक, मतलब ब्रिज प्रोजेक्ट, ठीक है। इसी के तहत में इसी के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है, इस इनिशिएटिव को इनके, ठीक। ब्रिज वही है, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना दोस्तों, बिल्डिंग रिवर डायलॉग एंड गवर्नेंस, ठीक। उसके बाद आता है सिक्स न्यूज और सिक्स करंट अफेयर। ये क्या बोल रहा है दोस्तों, ये बोल रहा है दोस्तों, कॉल्स
ग्रो टू सेटअप परमानेंट नेशनल कमीशन फॉर डी एंटीज एंटीज एंड एसेंटीज। मैं सिंपल भाषा में आपको बताता हूँ दोस्तों, इसका मतलब क्या है कि मतलब बहुत इससे बातें उठ रही हैं कि मतलब अब क्या है कि समय आ गया है कि एक परमानेंट नेशनल कमीशन होना चाहिए, किसके लिए? डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, ठीक है। अब डी एन टी क्या है दोस्तों? डी नोटिफाइड ट्राइब्स। डी नोटिफाइड ट्राइब्स वो है दोस्तों जब मतलब भारत गुलाम था इंडिपेंडेंस से पहले, ब्रिटिश के समय में कुछ ऐसी ट्राइब्स होती थी जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित कर दिया था किन्होंने? ब्रिटिश ने। किस एक्ट के थ्रू? क्रिमिनल ट्राइब एक्ट 1871 के थ्रू। और जैसे भारत आजाद हुआ तो उन्होंने मतलब भारत ने इस कानून को हटा दिया, ठीक है, और हटा दिया और रिपील कर दिया और उनको क्या नाम दे दिया? डी नोटिफाइड ट्राइब्स, ठीक है। कब हटाया था? 1952 में इस कानून को, ठीक। और इनको विमुक्त जाति भी बोला जाता है, ठीक। उसके बाद एंटी एक्चुअली क्या है कि मतलब अगर आप सोशली देखेंगे ना, लोग इनके बारे में घृणा करते हैं कि मतलब ये वो है, क्रिमिनल ट्राइब है, इनसे बच के रहना, समथिंग समथिंग, है ना। ये सब चीज़ें बहुत गलत होता है इनके साथ, ठीक। और इनको जैसे कि ST SC हो गया या OBC, इसमें सही प्रॉपर कैटेगराइज भी नहीं किया गया है ना, बहुत ज़्यादा इनके साथ दिक्कतें होती हैं। एंटी क्या है दोस्तों? ये इनके पास लैंड नहीं होता, मतलब नोमैडिक ट्राइब्स, मतलब यहाँ से वहाँ मतलब जीवन यापन करने के लिए घूमते रहते हैं, ठीक है। और सेंटी क्या हुआ है दोस्तों? ये पार्शली सेटल्ड होते हैं पर अभी भी इनका पलायन चलता रहता है, घूमने वाला पैटर्न, ठीक है। सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया आपको दोस्तों, इनको कोई क्लियर कैटेगराइजेशन नहीं मिला है, चाहे शेड्यूल कास्ट का हो, चाहे शेड्यूल ट्राइब्स हो, चाहे OBC लिस्ट में, इनको सही से मतलब प्रॉपरली इनको मतलब कैटेगराइज नहीं किया गया है ना। अब इन्हीं सब के लिए क्या है कि सबसे पहले कमीशन आया था जिसका नाम है रेनके कमीशन, मतलब पहला मेजर अटेम्प्ट था कि DNT कम्युनिटीज को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। पर इससे कुछ बात चली नहीं, काम नहीं चला। तो 2014 में ये जानना रेनके कमीशन आया था डी नोटिफाइड ट्राइब्स के लिए, ठीक है। उसके बाद 2014 में फिर आइडेट कमीशन आया है। इसको किसने लीड किया था? भिखू रामजी इडेट जी ने किया था, ठीक है। इन्होंने कहा, इन्होंने देखो इसके थ्रू क्या है ना, इस कमीशन के थ्रू स्टेट वाइज लिस्ट तो बने और इन्होंने रिकमेंड किया कि एक परमानेंट नेशनल कमीशन होना चाहिए, किसके लिए? DNT NT और SNT के लिए, मतलब डी नोटिफाइड ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या है? उसके बाद एक बोर्ड बना। बोर्ड कौन सा है दोस्तों? DWBDNC, मतलब डेवलपमेंट एंड वेलफेयर बोर्ड फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है। ये बोर्ड है, ठीक है, मतलब कम्युनिटीज, नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक कम्युनिटीज, ठीक है। इसका कब स्टार्ट हुआ था? ये 2019 में फॉर्म हुआ था। और ये किसके बेस पे बना था? ये जो आइडेट कमीशन ने अपना रिकमेंडेशन था ना, दिया था ना, उसी के बेसिक्स पे ये कमीशन बनाया गया था, मतलब ये बोर्ड बनाया गया था। ये क्या करेगा दोस्तों? इन्हीं लोगों के लिए जो मतलब DNT NT और SNT है ना, डी नोटिफाइड ट्राइब्स, नोमैडिक ट्राइब्स और ये सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, इनके वेलफेयर के लिए काम करेगा, कुछ प्लान भी करेगा, उनको इम्प्लीमेंट भी करवाएगा, ठीक है। इनके लिए, इनके मतलब वेलफेयर के लिए कुछ स्कीम है, तो उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम कौन सी है दोस्तों? वो है सीड स्कीम। इसका फुल फॉर्म है स्कीम फॉर इकोनॉमिक इंपावरमेंट ऑफ डी नोटिफाइड ट्राइब्स। ये लॉन्च किया गया था 2022 में, किसके द्वारा दोस्तों? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। इसका टारगेट ग्रुप, मतलब इसमें DNT लिखा जरूर है पर टारगेट ग्रुप तीनों थे, डी नोटिफाइड ट्राइब, नोमैडिक ट्राइब्स और सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है। अब वही फैमिलीज जिनकी इनकम 2.5 लाख सालाना से कम हो, ठीक है, या 21 के बराबर हो, ठीक है, और उनको कोई और ऐसी मतलब स्कीम से फायदा ना मिल रहा हो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या किया जाएगा? इसमें क्या है कि उनके बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ्री कोचिंग दी जाएगी, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाएगा, उसके बाद हाउस बनाने, घर बनाने के लिए सपोर्ट दिया जाएगा, और जीवन यापन के लिए मतलब कुछ जरिए बनाए जाएंगे, ठीक है, इनके, जिससे वो मतलब जीवन यापन के लिए काम करने के लिए उनको काम मिले, ठीक है। और बजट 200 करोड़ रुपए 2021 से 26 के लिए अलॉट किया गया, ठीक। उसके बाद 7th न्यूज और 7th करंट अफेयर क्या है दोस्तों? सिंपलर टेस्ट कुड स्लैश बायोसिमिलर कोस्ट वाइडन एक्सेस, मतलब इसमें बस ये कहा जा रहा है अभी हाल फिलहाल में क्या है ना दोस्तों, कि दो तरह की चीजें होती हैं, है ना। एक होता है दोस्तों जेनेरिक मेडिसिन होती है, और एक होता है दोस्तों जो जिसको कहते हैं बायोसिमिलर, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे स्मॉल जेनेरिक मशीन कैसे बनती है, जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स ड्रग्स होते हैं ना, उसमें सिंपल केमिकल ड्रग्स होते हैं, जैसे डिस्प्रिन हो गया, इसको एग्जैक्ट कॉपी करना आसान होता है, और जब इसको कॉपी कर लेते हैं तो इसको जेनेरिक कहा जाता है, ठीक है। और कॉपी कब किया जाता है? जब इसका पेटेंट खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये सस्ती इसलिए मिलती है क्योंकि इनको बनाने के लिए कोई मतलब इनोवेशन करना नहीं पड़ा, कोई मतलब आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना नहीं पड़ा, तो इसीलिए जेनरिक में जो दवाइयाँ हैं सस्ती हो जाती हैं, ठीक है। उसमें बायोलॉजिक्स क्या होते हैं? ये मतलब काफ़ी रेयर होते हैं, मतलब काफ़ी मतलब लार्ज और कॉम्प्लेक्स ड्रग्स में होते हैं जिससे ये बनती हैं, ठीक है। और बनाया किससे जाता है? लिविंग सेल से। लाइक इंसुलिन होगा, इंसुलिन वही जो मतलब ब्लड शुगर को मतलब मेंटेन करता है हमारे शरीर में, ठीक है। उसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मतलब मोनोक्लोनल मतलब आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज होती हैं जो मतलब एग्जैक्टली नॉर्मल मतलब नेचुरल एंटीबॉडीज की तरह काम करती हैं, ठीक है, उनके थ्रू बनाया जाता है, ठीक है।
इनको कॉपी करना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। और अगर इनको कॉपी कर भी लेते हो तो इनको टेस्ट करना पड़ता है जगह जगह, जैसे एनिमल्स पे या कहीं कहीं, है ना, कंफर्मेशन लेने के लिए। तो जब ये कॉपी की जाती है तो इन्हीं कॉपीज को क्या कहा जाता है दोस्तों, बायोसिमिलर्स। जेनरिक नहीं, क्या कहा जाता है, बायोसिमिलर्स, ठीक है। अब इसमें यही बोला जा रहा है कि अगर बायोसिमिलर्स के लिए टेस्ट को कम कर दिया जाए तो इनके कम जो कॉस्ट है वो घट सकता है और लोग दूर दूर तक मतलब जगह जगह इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस इतनी सी ही बात हो इसमें, और कुछ नहीं। अब आप बस जान लीजिए बायोसिमिलर क्या होता है और ये जेनरिक क्या होता है, आप समझ गए होंगे, है ना। उसके बाद दोस्तों एट्थ न्यूज, एट्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, ये अभी हाल फिलहाल में एक छोटा सा आर्टिकल छुपा था जिसमें बोला जा रहा है कि जो आलू है वो टमाटो से ही बना है, मतलब समझ रहे हैं, टोमेटो ही उसका एक तरह से एंसेस्टर है, ठीक है। तो अब इसमें ये बात क्यों बोल रहा है, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि पोटैटोस और टमाटो जो है कॉमन एंसेस्ट्री को फॉलो करते हैं, मतलब जो इनके पूर्वज हैं वो हुए होंगे वो सेम कॉमन है, ठीक है। कुछ मतलब मिले हैं इनमें परसेंटेजेस। तो कहा जा रहा है कि 9 मिलियन ईयर्स अगो जो जंगली टमाटो था, ठीक है, उसको क्रॉस किया गया एक प्लांट के साथ जिसका नाम है इटूबेरोसम, ठीक है, जिसने मतलब आज की जो मतलब लाइनेज है ना पोटैटोस की, उसको मतलब क्रिएट किया द एंसेस्टर ऑफ ऑल मॉडर्न पोटैटोस कौन सा है, इटूबेरोसम। जब इनके साथ हुआ तो क्या हुआ कि टुडे जो मतलब जो आज का पोटैटो उसका डीएनए में 40% किसका मिला, डीन उसको मिला टमाटर का, और 60% मिला इटूबेरोसम। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जो टमाटर पोटैटोस आए हैं वो टमाटो से ही बने हैं, ठीक है। और ये इतनी जल्दी फैले क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें बीज ऊज की जरूरत थी नहीं और उग जाते थे, ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाता था। और मतलब सबसे बड़ी बात क्या है कि क्लाइमेट से रेजिस्टेंट थे, सूखा पड़ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी वो उग जाते थे, है ना। यही सब चीज़ें इसकी क्वालिटी थी। उसके बाद नाइन्थ न्यूज़ और नाइन्थ करंट अफेयर क्या है दोस्तों, नाइन्थ करंट अफेयर है पर नंगरीनी स्पर्धा। नंगरीनी स्पर्धा है दोस्तों, मैं आपको एक फोटो दिखाना चाहता हूँ जो थोड़ा सा क्लियर होगा। ये देखिए दोस्तों, ये आप देख रहे हैं ना, बैल को लेके दौड़ रहा है, यही वो स्पर्धा है, ठीक है। कीचड़ में दौड़ते हैं ये लोग, है ना। तो नंगरीनी स्पर्धा क्या है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, वहां पे किया जाता है, ठीक है। ये बारिश के समय में होता है और ये क्या सेलिब्रेट करते हैं इसमें, फार्मर और उनके जो बैल होते हैं उनके बीच के रिश्ते को, ठीक। और ये रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल एग्रीकल्चर हेरिटेज ऑफ रूरल महाराष्ट्र, ठीक है। वही है दोस्तों, इसमें वही है, बैल होते हैं, बैल को लेकर किसान दौड़ता है, यही स्पर्धा होती रहती है और काफी पुराना है ये, ऐसा नहीं कि अभी का है, काफी पुराना है, ठीक है। बस ध्यान रखना नंगरीनी स्पर्धा यही है कि इसमें ही पूछ सकता है कि कहाँ होता है, किस लिए होता है, समथिंग समथिंग, है ना। इसी की जैसे कुछ और भी इवेंट होते हैं दोस्तों, जिसमें पहला आता है कंबाला, ये कर्नाटका में होता है, बफेलो रेस है मतलब भैंसों की। उसके बाद एक आता है मारामड़ी, ये केरला में होता है, ये बैलों की रेस है, ठीक। उसके बाद लास्ट न्यूज और लास्ट करंट अफेयर क्या है दोस्तों, एक टर्मिनोलॉजी है, काफी बार आप सुने होंगे, मतलब जब कोई किसी को मतलब बुली करता है ना, जैसे कि अटैक्स इन चाइना जापान रेज कंसर्न्स अबाउट जीनोफोबिया इन बोथ कंट्रीज। एक्चुअली क्या चाइना और जापान में क्या एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, कोई भी लोग उनके यहाँ पे जाते हैं तो मतलब काफी मारपीट या फिर ऐसी चीजें हो जाती हैं उससे, ठीक है। अब इसमें दो चीजें बात आ रही है, एक तो आपने जीनोफोबिया देखा, उसके अलावा एक रेसिज्म होता है। आप बस ये जान लीजिए इन दोनों फर्क क्या होता है दोस्तों। रेसिज्म मतलब हुआ कि मतलब जो आपके मतलब शरीर के लुक पे डिपेंड करता है, जैसे मान लीजिए फिजिकल ट्रेट्स पे, जैसे आपके मतलब स्किन हो गया या कलर हो गया या फिर फेशियल जो फीचर होता है उनके ऊपर होता है, ठीक है। और ये टारगेट करते हैं किसी एथनिक ग्रुप्स को या रेशियल वाले हो गए ना, रेशियल ग्रुप्स को, ठीक है। और ये जरूरी नहीं है कि अदर कंट्रीज में हो, ये सेम कंट्री में भी हो सकता है, ठीक है। और जैसे मतलब मान लीजिए ब्लैक पीपल्स को व्हाइट पीपल जो जहाँ पे ज़्यादा रहते हैं मेजोरिटी वाली कंट्रीज में, ब्लैक पीपल्स को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, तो ये एक रेसिज्म हो गया। जीनोफोबिया मतलब क्या हुआ, जीनोफोबिया मतलब ये होता है आपको अगर कहीं से कोई अगर आप कहीं जाता हो और आप कोई आउटसाइडर मान ले, अपने यहाँ का ना माने, ठीक है, बेस्ड ऑन बीइंग फॉरेन और प्रिसीव्ड मतलब माना जाए कि आप आउटसाइडर हो, तब जीनोफोबिया आता है, ठीक है। ये फॉरेनर्स को करता है, इमिग्रेंट्स जो आते हैं उनको करता है, और रिगार्डलेस ऑफ रेस या एथनिसिटी इसके ऊपर नहीं करते हैं, आप उस देश के हो आपके ऊपर कर दिया है उन्होंने, ठीक है। जैसे डिसलाइसिंग मतलब जैसे जापान में व्हाइट फॉरेनर्स को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो मानते हैं कि ये हमारे जैसा नहीं है, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो यही थे आज के करंट अफेयर, फिर हम लोग कल मिलते हैं, है ना। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना, थैंक यू।